हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश दीवान और आज हम बात करेंगे दोस्तों 4 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है दोस्तों टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में H1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में H1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। यह वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। यह संयुक्त राज्य की कंपनियों को तकनीकी या सैद्धांतिक विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, H1B जो वीज़ा है, जो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के टाइम में काफ़ी चर्चित मुद्दा था और ख़ासकर जो प्रतिबंध है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट के टाइम ही लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या है, प्रतिबंध को समाप्त करने की बात कहा गया है जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रिटेन के किस कंपनी की महिला सीईओ कोट्स ने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, सुंदर पिचाई जी हैं जो किससे रिलेटेड हैं, फेसबुक से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है अलीबाबा, ऑप्शन बी है Bet365, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन डी है ट्विटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है महिला सीईओ हैं कोट्स जो कि क्या है सुंदर पिचाई को क्या है सैलरी के मामले में पिछाड़ दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस कंपनी से हैं, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है, हमारे पास राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, Bet365। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ब्रिटेन के ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म Bet365 की फाउंडर और सीईओ डेनिस कोट्स ने हाल ही में सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें वर्ष 2020 में 4750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जिसके साथ वे ब्रिटेन की सबसे धनी महिला बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में किस मंत्रालय के ट्राइफेड ने MyGov.in के सहयोग से हाल ही में 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है जनजाति मामलों के मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो ट्राइफेड है किससे रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास जनजाति मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, ठीक है दोस्तों, ट्राइफेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ट्राइफेड, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, ठीक है, ने हाल ही में ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने और ट्राइब्स इंडिया का दोस्त बने के नाम से 2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्राइफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हाल ही में किसने चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो चुनावी बॉन्ड जारी करने की जो मंजूरी देता है उसको बताना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर राजनीतिक दलों में क्या है दोस्तों, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो है चुनावी बॉन्ड को दोस्तों जारी करने के लिए मंजूरी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो ये इसका सही ऑप्शन बताएंगे दोस्तों। हमारे पास है इसका सही ऑप्शन, तो इसका सही सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, इसके लिए डिटेल्स देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हाल ही में चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को नकद चंदे के बजाय चुनावी बॉन्ड का विकल्प
दिया गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी कुछ इसमें भी घपला होते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, चुनावी बॉन्ड का विकल्प रखे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, दुर्लभ रोगों के लिए है। हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी है। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 क्या है, मंजूरी दिया था। ठीक है दोस्तों, डिटेल से देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी है, जिससे संबंधित दस्तावेज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके लिए इनका जो क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री कौन है, हर्षवर्धन जी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हांगकांग की चुनावी प्रणाली में बड़े परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हांगकांग जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पहले राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी चीन। ठीक है दोस्तों, चीन जो है हांगकांग में क्या है, अपना क्या है अधिकार जमाने के लिए काफ़ी दोस्तों विवादास्पद का मुद्दा में रहते हैं, दोनों को ही काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो क्या है, विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया था। ठीक है, तो इसके डिटेल से देख लेते हैं। चीन ने हाल ही में हांगकांग की चुनावी प्रणाली में बड़े परिवर्तन के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत शहर की विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या सीधे तौर पर आधी से लगभग पाँचवा हिस्सा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देखेंगे जो है हांगकांग जो है पूरी तरह से चीन का पार्ट नहीं है, और उसी से लगा हुआ है दोस्तों। पहले इसमें क्या है, ब्रिटेन का अधिकार था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, क्या है विधायिका में निर्वाचित सीटों की संख्या काफ़ी कम कर दिया गया है दोस्तों, आधे से भी क्या है लगभग पाँचवा हिस्सा है। तो काफ़ी निराशाजनक स्थिति है, जो कि हांगकांग एक लोकतांत्रिक देश में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दिग्गज फिल्म अभिनेता और एक्ट्रेस सोमा आनंद के पति का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, दिग्गज फिल्म अभिनेता और एक्ट्रेस सोमा आनंद के पति खालिस्तान का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो नाम बताएंगे। हमारे पास हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है संजीत शाह, ऑप्शन बी है संदीप शर्मा, ऑप्शन सी है तारक शाह, ऑप्शन डी है संजय मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, सोमा आनंद जी के जो पति हैं उनका नाम था तारिक शाह, जिनका हाल ही में क्या है, निधन हो गया है, जो कि बॉलीवुड से रिलेटेड थे। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। दिग्गज फिल्म अभिनेता, निर्देशक और एक्ट्रेस सोमा आनंद के पति तारिक शाह का हाल ही में निधन हो गया है। वे पिछले 2 वर्षों से किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। वे दिलीप कुमार के खोज थे। ठीक है दोस्तों, दिलीप कुमार के क्या है, चहेता थे। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस वुमेन्स टीम ने हाल ही में लगातार 22 वनडे जीतने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन देखेंगे। हमारे पास ऑप्शन ए है भारतीय वुमेन्स टीम, सेकंड है साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम, सी है नेपाल वुमेन्स टीम, डी है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम है दोस्तों, लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, डिटेल से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने हाल ही में लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हमवतन पूर्व कप्तान रिक्की पॉन्टिंग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, रिक्की पॉन्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, वहीं से थे और कैप्टन थे। उसने पहले रिक्की पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई की पुरुष टीम ने लगातार 21 वनडे जीता था। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं दोनों ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सॉरी, रिकी पॉन्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और दोनों ही
टीम पुरुष और मेंस जो है टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से किसने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी है डीजीसीआई, ऑप्शन डी है बीसीसीआई। ठीक है दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन की क्या है, सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए उत्तरदायी जो संस्था है, इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन सी डीजीसीआई। ठीक है, तो डिटेल्स देखेंगे दोस्तों। डीजीसीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन की सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है। डीजीसीआई ने वैक्सीन की सेल्फ लाइफ को 6 से 9 महीने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीजीसीआई है जो है कोविड वैक्सीन के जो है सेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस मुद्दे के अध्ययन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति बनाई गया है। ठीक है दोस्तों, बनाई गई है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कोरोना वायरस, ऑप्शन बी है कृषि कानून, ऑप्शन सी है डॉक सेवा, ऑप्शन डी है बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि और काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी विवादास्पद है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कृषि कानून। ठीक है दोस्तों, कृषि कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है नियुक्ति समितियां बनाई हैं। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कृषि कानून के मुद्दे के अध्ययन के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई है, जिसके सदस्य पी.के. मिश्रा, अनिल घणावत, अशोक गुलाटी और भूपिंदर सिंह मान हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 6 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ऑप्शन बी है विकास और शांति के लिए समझौते का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन सी है विकास और शांति के लिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डी है विकास और शांति के लिए व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है अप्रैल में विश्व भर में जो दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। डिटेल्स देखेंगे। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात कही जा रही है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत था, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जिसका पहले नाम था पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास 42वां, ऑप्शन बी है 52वां, ऑप्शन सी है 58वां, ऑप्शन डी है 62वां। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 58वां। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देखेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है, जिसकी थीम भारत सरकार की पहल आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन थी। साथ ही इस अवसर पर स्मारिका के रूप में ई मैगजीन लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है गुजरात। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं। गुजरात राज्य हाल ही में शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कौन कौन से राज्य थे, तो फर्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों जबरन धर्मांतरण करने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, AIIB ने हाल ही में भारत के किस राज्य को $300 मिलियन के ऋण देने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है
पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों। हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। ठीक है, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, ठीक है, अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में पंजाब को नहर के पानी पर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण देने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, क्या है? गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर देखेंगे। ऑप्शन बताएं, ऑप्शन है हमारे पास पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, सी है उत्तरी मध्य रेलवे, डी है दक्षिणी मध्य रेलवे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी है दोस्तों, पश्चिमी मध्य रेलवे। ठीक है, जो है पश्चिमी मध्य रेलवे को क्या है, पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। ठीक है दोस्तों, डिटेल से देख लेते हैं। राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण के साथ ही पश्चिमी मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है, जिससे रेल क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेज़ गति से चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो है दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखेंगे, इसका मुख्यालय है दोस्तों जबलपुर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है टेक्सास, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है विश्व का। डिटेल से देख लेते हैं। भारत का महाराष्ट्र राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है। यह पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 57,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं और यह राज्य पूरी दुनिया में संक्रमित मरीजों के मामले में पहले स्थान पर है। साथ ही पूरे देश का सबसे ज़्यादा संक्रमितों की संख्या वाला शहर बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, जो पुणे है, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। पुणे देश का सबसे ज़्यादा संक्रमितों से संख्या वाला शहर बन गया है दोस्तों। ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, ऑप्शन बी है रामनाथन रमनन और ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी है सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, हमारे पास इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर चिंतन वैष्णव। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बनाया गया है अभी हाल ही में? अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निदेशक। ठीक है दोस्तों, इसके डिटेल से देख लेते हैं। डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तत्वाधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा नीति आयोग में नियुक्त डॉक्टर रामनाथन रमनन से पदभार ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, रमनन जून 2017 से इसके पहले मिशन निदेशक के रूप में AIM का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, डॉक्टर चिंतन वैष्णव वैष्णव मानवीय तथा प्रौद्योगिकी दोनों के साथ बड़े पैमाने की प्रणालियों को समझने और उनके निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित इंजीनियर हैं। उन्होंने MIT से टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट तथा पॉलिसी में PhD की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? ठीक है दोस्तों, तो उस रेलवे पुल को बताएंगे दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं गोदावरी आर्क ब्रिज, बी है नेहरू सेतु, सी है चिनाब आर्क ब्रिज, डी है राम झूला नागपुर। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो बनने जा रहा है या फिर बन रहा है दोस्तों, ठीक है, तो यो है दोस्तों हमारे पास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चिनाब आर्क ब्रिज। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। इस पुल का नाम आर्क ब्रिज है। ब्रिज की आर्क स्पैन 467 मीटर और आर्क लंबाई
480 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का क्या है, परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, यह जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर बना है। ठीक है दोस्तों, कितना ऊंचाई है, 359 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, यह यह कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है। ठीक है, 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है। आर्क से संरचनात्मक विवरण के लिए टेक्ला नामक एक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। समाचारों में क्यों हाल ही में इसका निर्माण पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, क्यों न्यूज़ में था दोस्तों, तो निर्माण कार्य क्या है, पूरा हो गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, रायसीना डायलॉग 2021 खालिस्तान के तहत आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मंत्रालय बताना है। ऑप्शन ए है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास विदेश मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, विदेश मंत्रालय है इसके लिए जिम्मेदार। तो रायसीना डायलॉग 2021 का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से रायसीना डायलॉग का आयोजन करते हैं। समाचारों में क्यों है, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने घोषणा की कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष का संस्करण पूरी तरह से डिजिटल आयोजन होगा। रायसीना डायलॉग यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नीति मामलों पर सहयोग पर चर्चा के लिए व्यापार, नीति, मीडिया और नागरिक समाज के वैश्विक नेताओं को नई दिल्ली में होस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे रायसीना डायलॉग कहाँ पर होस्ट किया जाता है, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों याद रखेंगे किसके थ्रू क्या है किया जाता है, तो यह है दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार है विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री बन गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है गुयेन जुआन फूक, ऑप्शन बी है गुयेन फू स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है फॉम बी मिन और ऑप्शन डी है फॉम मी चिन। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, फाम मिन ची। ठीक है दोस्तों, इसका पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे, गुयेन जुआन फूक। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल से देख लेते हैं इसके लिए। कैरियर सुरक्षा के अधिकारी फाम मिन चिन वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसकी पुष्टि वियतनाम की नेशनल असेंबली ने की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेशनल असेंबली क्या है, यहाँ का संसद है। ठीक है दोस्तों, वह पूर्व प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फूक की जगह लेंगे, जिन्हें देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पुष्टि की गई थी। ठीक है, वियतनाम कहाँ पर है, यह हनोई के साथ अपनी राजधानी के रूप में एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। ठीक है दोस्तों, राजधानी क्या है, हनोई है। ठीक है, दक्षिण पूर्व देश है और यह हिंद चीन प्रायद्वीप का सबसे पूर्वी देश है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे या आपको यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, प्रशांत सागर के तट पर। ठीक है, यह उत्तर में चीन के साथ अपनी भूमि सीमाएं और पश्चिम में लाओस और कम्बोडिया के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर में चीन है और पश्चिम में लाओस और कम्बोडिया है। ठीक है दोस्तों, पहले ये सभी कंट्री के हाथ थे, एक थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस हैं 3 अप्रैल, ऑप्शन बी है 4 अप्रैल, ऑप्शन सी है 5 अप्रैल, ऑप्शन डी है 6 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को पूरे भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अपने 58वें संस्करण को चिन्हित किया है। पहले उत्सव 1964 में अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये कौन सा संस्करण था, 58वें संस्करण था। ठीक है दोस्तों, इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह का भी आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पुरस्कार भी दिया जाता है उन्हें, उनके निरंतर और अकल्पनीय योगदान के लिए वरुण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पुरस्कार में भगवान वरुण की क्या है, प्रतिमा रहता है। ठीक है दोस्तों, पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पुस्तक भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरुण पुरस्कार इस दिन दिया जाता है जिसमें भगवान वरुण की क्या है, प्रतिमा जो है रहता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और 58वें संस्करण था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का मूल विभाग है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है, मूल विभाग पूछा जा रहा है जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपदा से रिलेटेड है, इसका मंत्रालय बताएंगे कौन इसका मूल विभाग है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, गृह मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेते हैं। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात कि NDRF, जिसको जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है दोस्तों, इसका मूल विभाग है। यह आपदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा की विशेष प्रतिक्रिया के लिए बनाया गया एक भारतीय विशेष बल है। समाचारों में क्यों है दोस्तों, पिछले 6 महीने में उत्तराखंड में जंगलों में 1000 से ज़्यादा बार आग लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है, काफ़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है जब जंगलों में क्या है आग लग जाता है। उत्तराखंड कहाँ है दोस्तों, ये क्या है, एक पहाड़ी राज्य है। यस, ठीक है दोस्तों, जो कि हिमालय की तलहटी पर बसा है। ठीक है, और अभी हाल ही में दोस्तों क्या है, 24 घंटे के अंदर में 45 जगहों पर जंगली आग लगने की खबर आया था। ठीक है दोस्तों, सरकार ने राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात NRDF की टीमों और हेलीकॉप्टरों को उत्तराखंड में तैनात करने के लिए आदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है NRDF। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन बताएंगे। हमारे पास ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है रोस्कोसमोस, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है CNSA। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर किसका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी क्या है, नासा। ठीक है, इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर नासा की जो है नासा का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के अंतर्गत आता है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह लाल ग्रह पर अपने इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर को उतारा है। यह 11 अप्रैल 2021 को निर्धारित अपनी ऐतिहासिक पहली उड़ान के लिए निर्धारित है। यह उड़ान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर चलने वाली पहली वायुमंडलीय उड़ान होगी। ठीक है, इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर मंगल 2020 मिशन का हिस्सा है और परसिवरेंस रोवर का हिस्सा था। ठीक है, इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर एक छोटा सा समाक्षीय ड्रोन रोटोर क्राफ्ट है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर किसका है, नासा का है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एडवांस्ड चॉप टेक्नोलॉजी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सैन्य हेलीकॉप्टर, ऑप्शन बी है नौसैन्य पोत, ऑप्शन सी है लड़ाकू विमान, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है जो है क्या है, एडवांस्ड चॉप टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है नौसैन्य पोत में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स देख लेंगे इसका। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शत्रुओं के मिसाइल हमले से नौसैन्य पोतों की सुरक्षा के लिए एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एडवांस्ड चॉप टेक्नोलॉजी विकसित की है। एडवांस्ड चॉप टेक्नोलॉजी क्या है, चॉप एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है जिसका शत्रुओं के रडार से नौसेना के पोत की रक्षा करने के लिए विश्व भर में इस्तेमाल किया जाता है। यह हवा में बहुत कम मात्रा में तैनात चॉप सामग्री हमारे पोतों की रक्षा के लिए शत्रु मिसाइलों की भ्रमित करने का काम करती है। चॉप इसमें 0.75 सेंटीमीटर से 0.8 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ एल्यूमिनियम लेपित ग्लास फाइबर शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का दोस्तों आज का लेक्चर जो है यहीं तक का है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।